नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सरकारी कारिंदों की लापरवाही का शिकार कैसे काम इंसान होता है, इसकी बानगी एक बार फिर से आज दिखी है, और वो भी सूबे की राजधानी जयपुर में, जहां खून आगोरियान इलाके में एक पटाखों के गोदाम में भीषण आग लग गई। 8 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। हादसे के दौरान झुलसे कई लोग जिंदगी की तलाश में सड़कों पर तड़पते नजर आए, जिनकी तस्वीरें किसी भी इंसान को झकझोर कर रख सकती है। इत्तला मिली तो कलेक्टर से लेकर पुलिस कमिश्नर और विधायक तक मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर ने कहा कि गोदाम अवैध था, इसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर विधायक अमीन कागजी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बहरहाल ये सब तो बातें हैं, बातों का क्या, आज से पहले भी होती आई हैं और सब कुछ ऐसे चला तो आगे भी होती रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों बीट सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पुलिस को इतना भी पता नहीं चला कि उनके इलाके में ऐसे अवैध फैक्ट्री या गोदाम संचालित हो रहे हैं? दिल्ली हादसे के बाद फायर एनओसी के लिए अभियान चला रहे नगर निगम का सिस्टम क्या इतना फेल है कि उसे पता तक नहीं चलता कि उसके इलाके में बिना फायर एनओसी ऐसी फैक्ट्री या गोदाम चल रहे हैं? क्या इन जिम्मेदार महकमों के कारिंदों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? यही कुछ सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, और साथ में विधायक अमीन कागजी ने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। जिसका भी गोदाम है वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आसपास के लोगों से भी पूछा है, प्रथम दृष्टया अभी लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ होगी। बिल्कुल होगी, जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर डेथ हुई है जो कि इरिकवरेबल लॉस है। तो जिसकी भी लापरवाही होगी, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि ये टोटल कब से तो ये चल रहा है, कौन चला रहा है, किसने यहाँ पे बारूद रखा, किसने यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री चला रहा है या पटाखे रख रखे हैं, ये लाइसेंस प्रक्रिया है इसकी। रिहायशी इलाके में नहीं रख सकते ये। रिहायशी लोग अगर यहाँ कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ का बीट अधिकारी क्या कर रहा था, ये सारे देखने की विषय की बातें हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जगरूप सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि जयपुर के पूर्व कलेक्टर हैं। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी रह चुके हैं जयपुर में। साथ में ईश्वरलाल जाट जी, जो कि जयपुर में चीफ फायर ऑफिसर रह चुके हैं, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जगरूप सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पूरी प्रणाली होती है पटाखा गोदाम चलाने की, फैक्ट्री चलाने के लिए, इसमें क्या जिला प्रशासन लाइसेंस देता है, अनुमति देता है, पुलिस देती है? आखिर देता कौन है सर? दीपक जी, ये जिला मजिस्ट्रेट देता है, जो वर्तमान में कमिश्नरेट प्रणाली में ये संपूर्ण कार्य पुलिस कमिश्नरेट का है। वैसे भी थाना प्रभारी की तो ड्यूटी होती है कि जो गतिविधियां संचालित होती हैं बीट प्रणाली में, उसकी निगरानी रखी जाए, कौन कहां से आके बस रहा है, क्या गतिविधि कर रहा है। तो ये बहुत रिहायशी इलाके में इस तरह की कथित तौर पे फैक्ट्री या गोदाम वहाँ पे बारूद लाई जा रही है, जो कि एक प्रतिबंधित आइटम है, गैर कानूनी आइटम, जिसका पोजेशन ही वो कल बम बना रहा है, कल को देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है, नागरिक जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इतने सारे विभाग और पुलिस थाना भी उसके पास ही है, उसकी नाक के नीचे इस तरह की हादसा होना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। साथ ही जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे इसमें नगर निगम का भी दायित्व बनता है, आपके फायर विभाग का भी दायित्व बनता है, आपके श्रम विभाग का भी दायित्व बनता है, क्योंकि बाल श्रम लगा रखा था वहाँ पे, बच्चों को नियुक्त कर रखा था, जो लोग मजदूर मरे हैं। फिर साथ में पुलिस का, और वहाँ स्थानीय पुलिस में भी जैसे सर्विलांस करने की बात है, एक्सप्लोजिव एक्ट भी इसमें लागू होता है। बिना लाइसेंस के इस तरह की पटाखा फैक्ट्री या उसका अवैध गोदाम संचालित करना, ये नागरिक जीवन से खिलवाड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये ऐसी गतिविधि है जिसपे इस पे आपराधिक मुकदमा न केवल उसके परिसर के मालिक पे दर्ज होना चाहिए, सरसरी तौर पे जांच करा के लिपापोती नहीं करनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए। और जो दोषी लोग हैं उन पे, खास तौर से जो सरकारी महकमे हैं, उन पे भी धारा 105 बीएनएस और 298 लगाए 301 बीएनएस के तहत जो अपने दायित्व से चूक करते तो उन पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर उनकी भूमिका नहीं होगी तो मुकदमे से निकल जाएंगे। लेकिन ये अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा भिवाड़ी में हुआ था, बिल्कुल इसी सेम प्रकरण, तो तब भी ये नहीं जागे। तो ये और भी वहां पे अवैध गतिविधियां संचालित हो सकती हैं।
कॉलोनी के बीच में, बिल्कुल कॉलोनी के बीच में एक मकान में इस तरह की अवैध गतिविधियां संचालन होना, ये पूरे शासन और प्रशासन का दोष है और इसके लिए बड़ी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है योगी जोशी जी, आप पुलिस के पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसी स्थितियां सामने आती है, जैसे लोग बताते हैं, पुलिस का कोई काम नहीं होता है यदि कोई अवैध निर्माण कहीं पे हो रहा है, लेकिन कोई किसी के जाकर रात को बजरी का ट्रक आकर खड़ा होता है, पुलिस की पीसीआर तुरंत आ जाती है। तो क्या इतनी बड़ी कोई फैक्ट्री चल रही है, गोदाम चल रहा है, क्या इसका पुलिस को पता ही नहीं लगता? क्या थाना इलाके में पता ही नहीं लग पाता? क्या बीट सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है? दीपक जी, क्या है, पुलिस की हालत बहुत ख़राब है। बड़े जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं वो तो दिन भर नेताओं की हाजिरी में लगे रहते हैं और थाने वाले जो है वो चौथ वसूली में लगे रहते हैं। कारण ये है कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 में है लिखा हुआ कि रजिस्टर 17 बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर विस्फोटक गोदामों की लाइसेंस की ब्यूरो, पटाखा का ब्यूरो, पेट्रोलियम पदार्थों का ब्यौरा, मतलब इस प्रकार के सारे ब्यौरे उस लाइसेंस में अंकित होंगे, उस रजिस्टर में अंकित होंगे, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, बीट प्रणाली में जो बीट कांस्टेबल है उसकी डायरी में खाने बने हुए हैं, होटल, धर्मशाला, अस्पताल, फैक्ट्री, फटाखा गोदाम, बैंक, पेट्रोल पंप, संवेदनशील प्रतिष्ठान। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां पर एसएचओ था तो उस समय मेरे को बीट कांस्टेबल के साथ आईजी ऑफिस में बुलाया जाता था। वो बीट कांस्टेबल की डायरी आईजी चेक करते थे कि हमने उसको कितनी बार चेक किया, उस कांस्टेबल ने पूरा काम कितना किया। प्रारंभिक तौर पर सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस की है, अन्य विभागों की बाद में है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति फटाखा फैक्ट्री खोलता है, पेट्रोलियम पदार्थों की खोलता है, कोई भी इस तरह का काम करता है, उसका लाइसेंस लाता है और लाइसेंस लेकर के वो पहले थाने में देता है। अरे भाई, हमको हर 3 साल 5 साल में अपनी बंदूकें ले जा के दिखानी पड़ती है, तब जाकर के लाइसेंस देते हैं। और बिना लाइसेंस के फटाखा फैक्ट्री चल रही है और थाने के 100 मीटर एसएचओ को पता ही नहीं है। ये पुलिस की, मतलब मैं कहता हूं कि कितनी गिरावट आ गई है पुलिस के अंदर है। कमिश्नर जाकर के सबसे पहले देखे कि भाई एसएचओ तू ये बता चल कैसे रही है ये अवैध रूप से। मैं ये कहता हूं विस्फोटक अधिनियम 2008 है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि 45 मीटर, मतलब किसी भी रिहायशी मकान से 45 मीटर दूर ये कोई भी अवैध फैक्ट्री वगैरह जो भी जो लगा सकते हैं ये कर सकते हैं। 45 मीटर, 90 मीटर, 180 मीटर, 360 मीटर। इवन मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी हथियारों के, जितने भी ब्लास्ट जो होता सामग्री उसके जो गोदाम होते हैं उनकी जगह निश्चित की जाती है, कलेक्टर की तरफ से देखने के बाद निश्चित करते हैं और थाना अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। मैं खुद जो ये फटाके के सामान रखते थे, जो एक्सप्लोजिव के सामान रखते थे, उनके गोदामों को चेक करके आता था। आने के बाद में रोजनामे में रपट डाला करते थे और वहां जो रजिस्टर है उस एक्सप्लोजिव एक्ट की जहां जगह पे है उस रजिस्टर के अंदर हम नोट लगाया करते थे जाकर के। मुझे बताइए क्या स्थिति हो गई भाई? क्या नियम कानून पुलिस के बदल गए हैं? नहीं बदले हैं, काम करने का तरीका बदल गया। उसका नतीजा ये है कि एक दूसरे के ऊपर टोपी डालते हैं। ठीक है ईश्वरलाल जी, नियम क्या कहते हैं? क्या इस तरीके से रिहायशी इलाके के अंदर इस तरीके से गोदाम बनाया जा सकता है? क्या गोदाम संचालित किया जा सकता है क्या? ये नहीं, ये जो गोदाम वगैरह बनते हैं ये तो रिहायशी इलाके से काफी दूर बनने चाहिए। यहाँ कई जगह देखा हमने, गोदाम है वो रिहायशी इलाके से 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पर बनाए जाते हैं। शहर के रिहायशी इलाके में कोई गोदाम ऐसा नहीं बनाया जाता है। जो अधिनियम विस्फोटक जो रूल्स है 2008 के अनुसार, उसमें सारी चीजें ये वर्णित है। रही बात गोदाम के अलावा दुकानों की है, तो दुकानों का तो एक है एरिया की 10 मीटर की दूरी पे एक दुकान होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि शहर के अंदर, कोई राजस्थान के अंदर जितने भी शहर हैं उन शहरों में बहुत सारे, मैं सीकर का रहने वाला हूँ, सीकर की बताऊँ आपको, एडजॉइनिंग दुकानें हैं, आमने सामने दुकानें हैं, कोई पालना नहीं हो रही है। सही बात तो ये है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे भी सारे लाइसेंस कैंसिल करनी चाहिए। और ऐसे घनिष्ठ बाजार के अंदर इस प्रकार की दुकानें हैं जिसमें एक में अगर आग लग गई तो पूरा बाजार स्वाह हो सकता है। लेकिन ये तो प्रशासन को देखना होगा कि ऐसे को पूरा एकदम चेकिंग करवा के ऐसी दुकानों को खत्म करे। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी मेरे दिमाग में बात आई है कि जैसे अभी जोशी साहब ने कहा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, पुलिस वालों की है, साथ में
मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नया नियम लगाना चाहिए कि उस एरिया के जो जमादार नगर निगम के या नगर पालिकाओं के और एसआई सब इंस्पेक्टर जो इनके स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनको भी ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उनको हर चीज का पता रहता है कि कहाँ क्या संचालित हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, तो उनसे भी इस प्रकार की रिपोर्ट लेनी चाहिए। साथ में जो फायर वाले हैं उनको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसी दुकानें बन रही है, कहाँ पर क्या गोदाम बन रहा है, कोई गलत बन रहा है या इस पर लाइसेंस है कि नहीं है। तो ये सब चीजों की जानकारी इनके पास होनी चाहिए और इनको तुरंत, जैसे कमिश्नरेट द्वारा जयपुर में लाइसेंस दिए जाते हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा बाकी स्थानों पे कलेक्टर साहब द्वारा दिए जाते हैं तो उनको भी इनको इन्फॉर्म करनी चाहिए। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत दुखद घटना। ठीक है। जगरूप सिंह जी, क्या कानून में कोई खामी है? ये जिस तरीके से ईश्वरलाल जी करेंगे, ठीक है, जाके नगर निगम की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, फायर शाखा जो है, अग्निशमन शाखा, उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नियम जो है, जो जानकारी मिलती है कि ठीक है, यदि कोई फायर एनओसी के लिए अप्लाई करता है तो नगर निगम की फायर विंग जाकर वहां पर निरीक्षण कर लेती है। क्या ये अधिकार उसको मिलना चाहिए या अधिकार है अभी कानून के अंदर कि वो जाकर किसी भी बिल्डिंग को चेक कर सकती है? दीपक जी, कानून में दिक्कत नहीं है, उसके प्रवर्तन में दिक्कत है। ठीक है, जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो अपनी लापरवाही से, आप देखिए पुलिस का कार्य है कि वो पूरी सर्विलांस करे, गतिविधियों पर नजर रखे, अवैध गतिविधियों को देखे, उनकी जांच करे, उन पे प्रिवेंटिव एक्शन ले, अगर कोई संदिग्ध अवस्था में हो तो उसको गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस जो वैध प्रतिष्ठान है उन पे तो आए दिन खड़ी रहती है। अब मैं क्यों खड़ी रहती है नहीं कहना चाहता, लेकिन जो इस तरह की सर्विलांस गतिविधियां उनकी या तो देख रेख में चलती हैं, उनकी ये माना ही नहीं जा सकता कि इतनी नजदीक थाने के थाना क्षेत्र में कहीं पे भी इस तरह की बारूद जिसमें इन्वॉल्व हो, विस्फोटक इन्वॉल्व हो, वो गतिविधि चल रही, पुलिस को पता ही नहीं है। फायर के विभाग के अधिकारी एक ईंट डाल दो, अवैध मतलब व्यावसायिक गतिविधि भी है तो नगर निगम है, जेडीए है, इसमें प्रस्तुत प्रकरण में नगर निगम है, वो अवैध गतिविधि व्यावसायिक रूप से उसका गोदाम चल रहा है या मकान का फैक्ट्री के रूप में संचालन हो रहा है तो उनको देखना चाहिए। वो आंखें मूंदे रहते हैं या मिली भगत से का खेल होता है। तो ये मानव जीवन को इतना सस्ता कर दिया है और सुविधा शुल्क लेके लेन देन करके और उसका प्रवर्तन का जो जिनका दायित्व है उसका दायित्व की चूक करके और ये मानव जीवन से और जनजीवन से खिलवाड़ किया जाता है। और ये बेसिकली भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के प्रतीक है। ये घटना होती है, फिर उसकी जांच होती है, जांच प्रशासनिक तौर पे उसी विभाग का दायित्व होता है, उन्हीं से जांच कराई जाती है। वो लीपापोती कर देते हैं, अज्ञात के खिलाफ या तो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं या फिर मकान मालिक के खिलाफ करा के और वो फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। मीडिया उसको हाईलाइट करता है कुछ समय तक, वो भी फिर पृष्ठभूमि में न्यूज चली जाती हैं। तो ये जब तक आप इसको आपराधिक दायित्व में बुक नहीं करोगे, वैसे आप यूं भी देखना चाहिए कि एक डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत जिला कलेक्टर को भी सारे प्रतिष्ठानों से ये लेना चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ मानव जीवन के लिए असुरक्षा हो सकती है, कौन कौन सी चीजें जो बिल्डिंग है खतरनाक हो सकती हैं या कोई प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो सकती है, पर कोई इन पे अमल नहीं करता। हादसे होने के बाद मतलब क्रोकोडाइलिक सिंपैथी दिखाई जाती है और जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मेरा ये प्रबल मत है कि एफआईआर में जब तक संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करोगे, हालात नहीं सुधरने वाले। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए संबंधित थाना इलाके के जो अधिकारी उनके खिलाफ या जो बीट का अधिकारी था जिसके पास भी जिम्मेदारी थी उसके खिलाफ? देखिए, क्योंकि नजीर तो तभी पेश होगी वरना तो दुनिया भूल जाएगी। बीएनएस में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मैं ये कहता हूं कि लाइसेंस कौन देता है? कमिश्नरेट दे रहा है या जिला कलेक्टर देता है। अपन जयपुर की बात करते हैं तो कमिश्नर देता है। तो ये लाइसेंस कब देते हैं? ये जब देते हैं जब जिला कलेक्टर के यहाँ से या कहीं विभाग से परमिशन आ जाए, प्रदूषण विभाग से परमिशन आ जाए, फायर ऑफिसर से परमिशन आ जाए, मतलब सब जगह से परमिशन आने के बाद में ये लाइसेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले लाइसेंस दे दिया, ये लाइसेंस देते हैं सबसे बाद में। और वो लाइसेंस का जब इंदराज हो जाता है वहां थाने में तो वहां जाकर के देखते हैं ये कि साहब उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि भिवाड़ी में जब कांड हुआ जिसमें 8 आदमी मर गए, आप देखिए दिल्ली में कांड हो गया जिसमें इतने लोग मर गए, तो क्या हमारा प्रशासन इससे सबक नहीं सीखता? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मूल जिम्मेदारी देखिए,
जो कलेक्टर है उसके अधीनस्थ पटवारी गिरदावर सब काम आते हैं। वो जमीन की नाप चौप इलाके की जानकारी रखते हैं, लेकिन वो क्राइम की जानकारी थोड़ी रखेंगे, उनका काम दूसरा है। अब क्राइम की जानकारी कौन रखेगा? उसके लिए बीट कांस्टेबल बना हुआ है, उसके लिए थाना बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। और 1861 के कानून में यह लिखा हुआ है कि थाना अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, किसी भी चीज की जिम्मेदारी, मतलब अस्पताल है, डाकघर है, अरे साहब बैंक, हमें रात को बैंक चेक करना पड़ता था। अब बताओ बैंक से मेरा क्या लेना देना है? लेकिन बैंक चेक करने जाओ, डाकघर चेक करने जाओ, अस्पताल चेक करने जाओ, तो अगर मान लो एक्सप्लोजिव जहां रखा हुआ है वो चेक करने पुलिस का अधिकारी नहीं जाएगा। जाते हैं लेकिन लापरवाही करते हैं, या तो इनको इसकी पता नहीं है, या जो सुपरवाइजरी अधिकारी नए आ रहे हैं ये कंप्यूटर वाले जो लिफाफे में बंद आते हैं, इनको पता नहीं है कि अपने को इन एसएचओ से, कांस्टेबल से, एएसआई से क्या काम लेना है। मैं समझता हूं कि घोर लापरवाही है। और इसका अगर इसका सरकार को चाहिए कि वापस में बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आना चाहती है, तो इस प्रकार के निकम्मे नकारा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं करेंगे तो आप 2 साल 2.5 साल बाद देख लीजिए पब्लिक क्या रिजल्ट देती है। ठीक है ईश्वरलाल जी, अभी दिल्ली में जिस तरीके से मालवीय नगर में होटल में आग लगी, कई लोगों की मौत हो गई, जयपुर नगर निगम ने भी फौरी तौर पर एक निर्देश जारी कर दिए, या एलएसजी ने निर्देश जारी कर दिए डीएलबी की तरफ से कि आप जाइए, जिस भी तरीके से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, जिन भी होटल्स में या जो भी बिल्डिंग है उन सबको जाकर चेक कर लीजिए। क्या हर बार इसी तरीके से निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं हम थोड़े दिन बाद में हादसों को? पहले भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए जा चुके हैं और सब चीजें अभी जो निर्देश जारी किए शानदार निकाला है। और वो 1 सेकंड जी, तो वो सर्कुलर बहुत बढ़िया निकाला है। उसके अंदर पूरी जानकारी मांगी गई है कि किसके पास में कैसे किस प्रकार का भवन है, कहाँ क्या स्प्रिंकलर होने चाहिए, कहाँ स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए, कितनी सीढ़ियां हैं कि नहीं है, यस और नो मांगा है। और उसके बाद में उसमें रिमार्क्स वगैरह मांगे हैं। तो ये इस प्रकार की अगर पूरी जांच होके और वो सबमिट करते हैं आगे अपने अधिकारियों को, चाहे कमिश्नर को सबमिट करते हैं या फिर ऊपर कलेक्टर साहब को सबमिट करते हैं या डीएलपी को सबमिट करते हैं, अब उसके बाद में वो अगर कार्रवाई करेंगे तब ही ये सारे चीजें सही होंगी, अन्यथा कोई चारा नहीं है। आप जांच कर लीजिए, उनको नोटिस दे दीजिए। आजकल कोई परवाह नहीं करता है नोटिस का। मैं आपको बताऊं, जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जिनको नोटिस देंगे उनको सीज नहीं करेंगे या उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटेंगे या उसको ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक कोई मानने वाला नहीं है भाई साहब। ठीक है जगरूप सिंह जी, आपको लगता है कि जब और जिलों के अंदर जिला प्रशासन इस तरीके की जो लाइसेंस है वो जारी करता है, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तो समझा कि ठीक है पुलिस के पास रहेगा ये सिस्टम, और बेहतर सिस्टम रहेगा, यहाँ पर प्रणाली बेहतर हो जाएगी, क्या वापस से जिला प्रशासन के पास इस तरीके की जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए? दीपक जी, मैं ऐसा नहीं देखता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ व्यवस्था तो तंत्र है और तंत्र के विभिन्न अंग हैं। वो वहां था तब कोई ऐसा नहीं कि अगर जिला कलेक्ट्रेट के पास होता तो यह हादसा नहीं होता। अभी ये फायर ऑफिसर कह रहे थे कि बहुत बढ़िया निर्देश निकले हैं। निर्देश बढ़िया हैं, कानून है, पर उनका प्रवर्तन तो मनुष्य करते हैं ना। पुलिस में भी मनुष्य है, वहां पे भी मनुष्य है। वो जो ये चूक है, लापरवाही है, असावधानी है, मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति विमुखता है, इसको मैं नहीं कहता, या मिली भगत का खेल है। कोई ना कोई ये तो जांच करवाएं, न्यायिक जांच हो तो उससे पता लगे कि भाई ये आप देखिए बिजली का कनेक्शन भी अवैध ले रखा था, बाल श्रम भी वहाँ इन्वॉल्व था, 2 साल से अवैध फैक्ट्री चल रही थी, पटाखे बन रहे थे, वो बम बना सकता है, एटम बम बना सकता है। आप नागरिक जीवन को कितना बड़ा खतरा है। और नगर निगम भी देखता है, बिजली विभाग भी देखता है, बाल श्रम विभाग भी देखता है, पुलिस भी देखती है। जैसा फायर के लिए अभी दिल्ली के हादसे की वजह से निर्देश निकले, बहुत बढ़िया निर्देश थे, पर निर्देशों की पालना कौन करे? निर्देश निकलने के पश्चात तुरंत ये हादसा हो गया। निर्देशों की क्या पालना हो रही है? तो हादसा कह रहा है, बोल बोल के कह रहा है कि क्या पालना कर रहे हो आप। तो सवाल ये कि व्यवस्थाओं में सब जगह हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आप ये देखिए कि हर आदमी अपने लूटपाट में लगा हुआ है और प्रशासन में और शासन में जिन लोगों जो मुस्तहक हैं, जिनके प्रति दायित्व है, उनको तो हाशिए पर रखते हैं और अपनी सुविधाओं को देखते हैं, और इसको कोई इसका प्रशासनिक सुपरविजन कहीं पे भी नहीं हो रहा।
आप सब जगह देख लीजिए, जहां पे भी लोक सेवा प्रदाय विभाग है या जहां पे भी जन सुरक्षा के विभाग हैं, वहां पे दायित्व की चूक बहुत भारी पैमाने पे हो रही है। जब हादसे होता तो मीडिया उसको उठाता अपने सामाजिक सरोकार के चलते। अब उनकी कितनी सुनवाई होती है, उस पर कितना अमल करते हैं, 2-3 दिन में वो चूंकि सुर्खियों में रह नहीं पाती बातें, तो फ्लैशबैक में चली जाती है। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, इकबाल पुलिस का कायम रहे, क्योंकि पुलिस के पास जिम्मेदारी थी जयपुर की। इस पूरे मामले के बाद में पुलिस का इकबाल कायम रहे, नजीर पेश करे पुलिस, क्या किया जाए? देखिए दीपक जी, इसके लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस को विचार करना चाहिए और राय लेनी चाहिए। अगर नए जो पुलिस के अधिकारी आए हैं उनको अगर जानकारी नहीं है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स निकले हुए हैं PHQ से जिसमें इन सब बातों के बारे में वर्णन है, जो एक्ट बने हुए हैं 1861 के एक्ट हैं, 1948 का एक्ट है, 1965 का एक्ट है, 2007 का एक्ट है, 2008 में और एक्ट पुलिस के लागू हो गए, नियम लागू हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को अगर ये जानकारी नहीं है तो उन लोगों को जानकारी दी जाए। बड़ी बड़ी एकेडमियां खुली हुई हैं। अरे भाई, अगर किसी को ये नहीं पता है तो हम जैसे जो भूखे हुए बैठे रहते हैं उनको बुला लो, हम ज्ञान दे देंगे इनको कि आपको अपने थाने को कैसे चलाना है, थाने में कैसे निगरानी रखनी है। बिना SHO के थाने का पत्ता नहीं हिलता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद अगर वारदात हो रही है, बदमाश गुंडागिर्दी कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और कई बड़ी नखबजनियां होती हैं, तो ये समझ लीजिए उस इलाके के थानेदार का इकबाल नहीं है, वो उस थाने में रहने के काबिल नहीं है। मतलब पुलिस लाइन भेजने से बेहतर है कि कोई बड़ा कदम उठा लिया पुलिस। बिल्कुल, पुलिस को चाहिए कि मतलब स्थितियां इस बनाने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जो नए आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है कि उनको करना क्या है, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। उनको जो करना है उसके लिए उन्होंने CST, DST, कांस्टेबल, स्पेशल वो लगा रखे हैं, जिनसे वो अपना काम चालू रखते हैं और इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जोशी जी, जगरूप सिंह यादव जी और साथ में ईश्वर लाल जाड़ी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, सवाल तो वही है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुलिस महकमा भी है, जिम्मेदार वहां का SHO भी है, वहां का बीट कांस्टेबल भी है जिसके पास जिम्मेदारी थी कि आखिर वहां पर क्या कार्रवाइयां चल रही है, जिम्मेदार नगर निगम का फायर महकमा भी है, जिम्मेदार दूसरे कई महकमे भी है। ऐसे में जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नजीर बने और पुलिस का इकबाल भी बुलंद रहे जनता के भीतर। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।